हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस। जैसा कि लगातार हम करते आ रहे हैं, आज के सेशन में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और इस सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो इस सेशन के लिए आज का पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। डू योर फैमिली नो दैट यू स्मोक। दूसरा है डज ही लाइक ब्लैक कॉफी। आई डाउट सो। आगे है देयर इज नो डाउट दैट इट विल रेन टुडे। अब आपको देखना यह है कि इसमें से ग्रामेटिकली कौन कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब अगर आप पहले सेंटेंस में देखें तो जनरली क्या होता है कि हम लोग फैमिली के लिए डज लगाते हैं कि डज योर फैमिली, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि क्या आपके फैमिली के मेंबर्स, यानी सिर्फ यहां फैमिली को एक यूनिट में नहीं, यहां फैमिली को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिया जा रहा है, मेंबर्स की बात की जा रही है फैमिली के द्वारा। तो इट मींस यहां पर फैमिली क्या है, प्लूरल काउंट यूज होगा, प्लूरल नाउन है। तो इस वजह से हमने डू का इस्तेमाल किया। तो डू योर फैमिली नो दैट यू स्मोक, करेक्ट सेंटेंस है। अब यहां पर सेकंड में देखिए, डज ही लाइक ब्लैक कॉफी, क्या वो ब्लैक कॉफी पसंद करता है। आगे से जो स्पीकर है वो कह रहा है आई डाउट इट। उसको ये नहीं कहना आई डाउट सो, तो आई डाउट सो नहीं होता, आई डाउट इट होता है। तो इट मींस इसमें देखा हमने हमारा बी सेंटेंस गलत था। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति दावे से ये नहीं कह सकता कि शाम को बारिश होगी, और यहां पर देयर इज नो डाउट लिखा हुआ है जिसका अर्थ है निसंदेह, ठीक है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते, हमें कहना होगा नो डाउट दैट इट विल रेन टुडे। आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए आप नो डाउट का इस्तेमाल करते हैं जब फैक्ट बताना होता है। फैक्ट को बताने के लिए जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं देयर इज नो डाउट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता, तब हम देयर इज नो डाउट का इस्तेमाल करते हैं अनडाउटेडली की सेंस में। पर यहां पर आपने संभावना व्यक्त करनी है जिसके लिए हम देयर इज नो डाउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा सिर्फ ओनली ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको पता चल गया कि फैमिली को हम एक यूनिट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सिंगुलर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के रूप में यूज करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर ना हो तो आप मेरी नाउन की क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर इन सब चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं हमारे पास आज कौन सा क्वेश्चन है नंबर 2 पे। ही ट्राइड टू हाइड द फैक्ट, ही ट्राइड टू हाइड द फैक्ट ही वॉज इन्वॉल्व्ड, और यहां लिखा ही ट्राइड टू हाइड द फैक्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड। तो आपने याद रखना है कि जब आप द फैक्ट के बाद आप एक क्लॉज यूज करते हैं, तो उस क्लॉज का यूज करते वक्त आप इस दैट को ड्रॉप नहीं कर सकते। ज्यादातर वाक्यों में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास यह सुविधा होती है कि हम दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, बट द फैक्ट वाले केस के अंदर याद रखना है वहां पर आपको दैट को रिटेन करना है, यूज करना है। आप उसके बिना, यूज किए बिना अगर सेंटेंस लिखते हैं तो ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। इस वजह से ए सेंटेंस गलत है क्योंकि यहां पर दैट का यूज नहीं किया गया। ओके, दूसरा सेंटेंस ठीक है क्योंकि हमने दैट का यूज किया। आगे देखते हैं द फैक्ट द स्टेडियम इज नॉट गुड। आपने फिर से देखा यहां पर द फैक्ट के बाद आगे क्लॉज है। क्लॉज क्या कह रही है यहां पर, द स्टेडियम इज नॉट गुड इज द मेन कंसर्न। तो फैक्ट ये है कि द फैक्ट दैट, तो आपने नोटिस किया कि यहां पर सी भी गलत है, ठीक है। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में क्या था, गलती, तीसरे सेंटेंस में गलती, लेकिन बी करेक्ट है, तो ओनली बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने अपने एग्जाम्स में आंसर्स देने होंगे। कॉन्फिडेंट रहिएगा क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जो आपको तंग करे।
राइट करना क्या था, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना था, और मेरे को पूरी उम्मीद है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आपको तंग नहीं करेंगे। जहां थोड़ी बहुत आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, तो आने वाले समय में रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा, और आप अपने सपनों को आसानी से साकार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको करने के लिए आपको ध्यान देना है, द टैक्सी इज फेयरली क्विकर देन द बस। द टैक्सी इज अ बिट क्विकर देन द बस, और उसके बाद है शी कंप्लीटेड द फर्स्ट टास्क फेयरली क्विकली। अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है द टैक्सी इज फेयरली क्विकर। यहां पर क्विकर क्या है, ये क्विकर जो है यहां पर हमें बता रहा है कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, और आपने अपने पास पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी तो उससे पहले फेयरली का इस्तेमाल नहीं होगा। हम कभी भी नहीं कहेंगे फेयरली टॉलर, फेयरली बिगर, ओके, फेयरली स्ट्रॉन्गर, हमें फेयरली का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप कंपैरेटिव से पहले यूज करना चाहते हैं तो आप रादर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप अ बिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने सेकंड सेंटेंस में किया, द टैक्सी इज अ बिट क्विकर। तो आपने देखा यहां पर हमने यूज किया अ बिट एक्सप्रेशन को, किससे पहले, कंपैरेटिव से पहले। तो याद रखना है हमें कि कंपैरेटिव से पहले हमें किसका यूज नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें फेयरली का इस्तेमाल नहीं करना है। इस वजह से सेंटेंस नंबर ए गलत है, बी करेक्ट है। तीसरे में देखते हैं, शी कंप्लीटेड द फर्स्ट टास्क फेयरली क्विकली। अब ये एक साधारण सा सेंटेंस है, इसमें किसी भी तरह की कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो यहां पर फेयरली क्विकली वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो आपने देखा बी और सी करेक्ट हैं, ठीक है, तो आप देखिए बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ लुक एट सेंटेंस नंबर 4। ध्यान से करिएगा जब तक आप इसे करें, ठीक है। रीड द सेंटेंस केयरफुली। यहां पर आपके पास एक नहीं, यहां पर आपके पास तीन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। ही हैज, एक सेकेंड माइक, he has far too many cars, he has too many cars, he has been given far too much information। ऐसे वाक्यों को करते वक्त हमें ध्यान देना है कि यहां पे फॉर कर क्या रहा है। फॉर शब्द का इस्तेमाल देखिए, ये एक इंटेंसिफायर होता है, अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपने देखा कि फॉर शब्द का प्रयोग हमने किससे पहले किया, टू मैनी से। आप टू मैनी से और टू मच यहां पर दे रखा है मैंने तीसरे सेंटेंस में, टू मैनी से पहले और टू मच से पहले आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए, अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू इंटेंसिफाई द स्टेटमेंट। अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए इंटेंसिफायर का प्रयोग किया। और आपने ध्यान क्या रखना होगा कि टू मैनी का यूज होगा काउंटेबल्स के साथ और टू मच का यूज होगा अनकाउंटेबल्स के साथ। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, टू मच का प्रयोग किया हुआ है, यानी ये ठीक प्रयोग किया गया। उससे पहले फार का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इट मींस सी करेक्ट है। उसी तरह से आपने देखा टू मैनी से पहले भी फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं टू मैनी, काउंटेबल्स के लिए। और कार्स क्या हैं, काउंटेबल्स हैं, इट मींस ए भी करेक्ट है तो सी भी करेक्ट है। और इस सेंटेंस में हमने सिंपल लिख दिया टू मैनी, और यहां पर हमने अपनी बात को क्या नहीं किया, इंटेंसिफाई नहीं किया। कोई बात नहीं, टू मैनी कार्स यानी हमने किसके लिए यूज किया, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया। तो इसका मतलब हो गया ऑल आर करेक्ट, इसमें किसी भी वाक्य में गलती नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, राइट। और मैं आने वाली क्लासेस के अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो उसी तरह के सेंटेंसेस लेके मैं डाल दूंगा, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में वैसा सेंटेंस मिल जाए जो डाउट आपका है वो खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। He felt himself out of place. He felt out of place. He felt like to play cricket.
अगर ध्यान से सेंटेंस पढ़ें तो आपने देखा फेल्ट का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। माई सेल्फ, आई फेल्ट माई सेल्फ गलत हो जाएगा, शी फेल्ट हर सेल्फ गलत हो जाएगा, दे फेल्ट देमसेल्व्स गलत हो जाएगा। तो आपने रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करना है। इट मींस ए रॉन्ग हो गया। यहां पर रिफ्लेक्सिव यूज नहीं किया है तो ये करेक्ट हो गया, ही फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। तीसरे सेंटेंस में देखिए, ही फेल्ट लाइक। जब आप फील लाइक और फेल्ट लाइक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप इंफिनेटिव का यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ही फेल्ट लाइक प्लेइंग, ही फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा यहां पर सी बी गलत है, तो यानी हमारे पास केवल एक ही आंसर है, ओनली बी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये भी सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं नंबर 6 पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड। यहां पर आपने ऑप्शन देनी है, कौन सी ठीक है। लेपिडिस्ट किसको कहते हैं? जैसा कि मैं लगातार करता आ रहा हूं, हर क्लास में मैं आपको ग्रामर के पॉइंट्स भी दे रहा हूं और साथ के साथ वोकैब के ऊपर भी हम फोकस करके चल रहे हैं कि वोकैब की वजह से हमारे किसी भी तरह से मार्क्स कम ना हो जाएं। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वोकैब भी उस तरह की ली जाए जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा हो। अब यहां पर वर्ड है लेपिडिस्ट। क्या होता है लेपिडिस्ट? वो व्यक्ति जो पेड़ों को काटता है, या वो व्यक्ति जो पेड़ों को लगाता है, प्लांट करता है यानी, और या फिर यहां पर हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है, जो महंगे, ठीक है, जो एक्सपेंसिव, जो वेरी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनको काटने वाले का कार्य करता है, या जो दूसरों की मदद करता है। नेचुरली जब आपको इसका अर्थ पता होगा तो एक सेकंड का भी काम नहीं है, आप आसानी से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेपिडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो महंगे स्टोन्स को क्या करता है, काटने का कार्य करता है। हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स इज नोन एज लेपिडिस्ट। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको पहले से ही आता होगा, नहीं आता है तो इसको रिवाइज कीजिएगा 2 बार, ताकि आते ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखते ही, वर्ड को देखते ही आप समझ जाएं कि आप इसका अर्थ जानते हैं और आपसे गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पे हमें बताना है इटिनरेंट। ओके, अगर आपने आइटिनरी वर्ड यूज किया हुआ है कि जब हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं, ठीक है, तो डे 1 पे यहां जाएंगे, डे 2 पे यहां जाएंगे, 3rd पे ऐसे करेंगे, तो ये जो आइटिनरी होती है, ठीक है, उसी आइटिनरी को फॉलो करने वाला इटिनरेंट यानी जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता है। हु जर्नीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज इटिनरेंट। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको पहले से ही आता होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं नंबर 8 पे, इम्पेरिशेबल। क्या होता है इम्पेरिशेबल? यहां पर ऑप्शंस हैं, दैट कांट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, दैट कांट बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दैट कांट बी डन, जिसको किया नहीं जा सकता, दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड, जिस चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता उसे इम्पेरिशेबल कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी टाइटैनिक शिप के बारे में कभी ना किसी क्लास में लाइक 8, 9, 10, 11 में कभी ना कभी स्टोरी पढ़ी होगी। ओके, स्टोरी बड़ी फेमस है, सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। वो जो शिप, उस शिप को भी नाम क्या दिया गया था? अनसिंकेबल एंड इम्पेरिशेबल शिप। एक ऐसा शिप जो कभी जब पहली बार वो बना तो ये माना गया कि वो अनसिंकेबल है, कभी नहीं डूबेगा, इम्पेरिशेबल है, कांट बी डिस्ट्रॉयड, जिसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो एक बड़ी आयरनी है कि वो अपनी पहली ही जर्नी में, ठीक है, पेरिश हो गया। तो एनी मींस यहां पर पेरिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो वैसे आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और नंबर 9 पे है क्रीमाटोरियम। क्रीमाटोरियम क्या होता है? जहां पर टॉयज को रखते हैं, जहां पे बुक्स को रखते हैं, जहां पर मूवीज को देखा जाता है, या जहां पर डेड बॉडीज का दाह संस्कार किया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। तो क्रीमाटोरियम वो प्लेस है जहां पर डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी मुश्किल नहीं लगा होगा और ये वर्ड आते ही आप पहचान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10 पे है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस कौन है? वो व्यक्ति जो ईमानदार है, डेक्स्ट्रस वो व्यक्ति है जो हैप्पी है, या डेक्स्ट्रस वो व्यक्ति है जो धोखा देता है, या वो व्यक्ति जो बहुत ही स्किलफुल है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कला है। तो जो स्किलफुल होता है इज नोन एज डेक्स्ट्रस। स्किलफुल व्यक्ति को कहते हैं डेक्स्ट्रस।
आगे बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर और 11 से लेकर 15 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखिए करना क्या है, आपको इडियम्स दे रखी हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं, इनका आपको अर्थ बताना है कि कौन सी राइट ऑप्शन है। हैव बैट्स इन द बेल्फ्रॉय का मीनिंग क्या होता है? हैव बैट्स इन द बेल्फ्रॉय का मतलब क्या होता है कि क्या टू रिमेन साइलेंट, या लैकिंग स्किल्स विद द हैंड्स, या आपको दे रखा है टू बी वेरी लकी या टू बी वेरी क्रेजी। तो याद रखिएगा हैव बैट्स इन द बेल्फ्रॉय का मतलब होता है टू बी क्रेजी। इन इडियम्स को अगर आपने नहीं पढ़ रखा हो, जिस भी इडियम को आपने नहीं पढ़ रखा हो उसको पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आप डिक्शनरी खोलिए, आपके फोन्स में है हैव बैट्स इन द बेल्फ्रॉय, फटाफट से खोल लीजिए उसको और उसके क्या कीजिए, आप सेंटेंसेस देखिए और खुद भी 2-3 सेंटेंस बनाइए, यूज कीजिए। जैसे ही यूज करना शुरू करेंगे एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि यस आप इसको कभी भी देखते ही पहचान सकते हैं और इसका यूज करना जानते हैं। आगे देखते हैं नंबर 12 पे हमारे पास कौन सी इडियम है, गो फॉर ब्रोक। गो फॉर ब्रोक का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से रिस्क लेने को तैयार हो जाना, ठीक है। सारा का सारा पैसा मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक वेंचर में इन्वेस्ट करा और उसको पता है कि अगर ये डूब गया तो वो बिल्कुल ब्रोक हो जाएगा, पैसे से कंगाल हो जाएगा। तो आपने देखा इसका अर्थ क्या निकल आया, टू रिस्क एवरीथिंग, टू रिस्क एवरीथिंग। तो उम्मीद करता हूं जो जो इडियम आपके लिए नहीं है आप उसको नोट डाउन करेंगे ताकि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अब आपके पास गो डच आ रहा है जो इसको मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। मान लीजिए आप 6-7 फ्रेंड्स जो हैं कहीं खाना खाने का प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। तो कई बार ये होता है यार बिल कौन देगा, तो बीच में कोई ना कोई सजेस्ट करता है यार देखिए ऐसा है किसी एक को बिल देना पड़े तो भारी पड़ेगा, ऐसा करेंगे आपस में ना शेयर कर लेंगे, खाने पीने का सामान मंगाएंगे, जितना खर्चा आएगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो एक्सपेंस को शेयर करना, तो आप देख सकते हैं टू शेयर एक्सपेंस ऑन आउटिंग। आउटिंग में जो आप पैसा खर्च करते हैं तो उसे हम गो डच कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार हु विल फुट द बिल, बिल कौन देगा, तो आप में से एक व्यक्ति कहता है कम ऑन यार लेट्स गो डच, लेट्स गो डच, आओ एक्सपेंसेस को शेयर कर लेते हैं। तो ये इडियम भी आपको याद होगी अब तक। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। नंबर 14 पे है हमारे पास गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट। तो यहां पर आपने देखा यहां गोस्ट को छोड़ा जा रहा है, मींस मृत्यु को प्राप्त हो जाना। टू डाई इज द राइट आंसर। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी इडियम करवा चुका हूं, इसके लिए मैंने आपको टू किक द बकेट भी करवा रखा है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। आगे देखते हैं नंबर 15 पे हमारे पास क्या है, गेट वंस फिंगर्स बर्न। अगर किसी व्यक्ति की फिंगर्स जलेंगी, भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी की फिंगर्स जल गई तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या बुरा एक्सपीरियंस हुआ? तो जो बुरा एक्सपीरियंस होता है समझ लीजिए उसकी फिंगर्स जल गई यानी उसे बुरा अनुभव हुआ। ओके, तो बुरे अनुभव के लिए टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये भी अब तक आपके माइंड में पूरी तरह से प्रिंट हो चुका होगा। और आगे देखते हैं नंबर 16 पे है हमारे पास सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स की तरफ हम चलने वाले हैं, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्दों को देखने वाले हैं। मिलता जुलता शब्द, लीरी का मतलब क्या होता है? लीरी का मतलब होता है कॉशियस होना, सचेत होना, सावधान होना। ठीक है, मैंने अभी वर्ड बोला कॉशियस होना, सावधान होना, सचेत होना। तो सचेत होने के लिए हमारे पास यहां पर क्लियर वर्ड लिखा हुआ है केयरफुल, केयरफुल। तो लीरी मींस केयरफुल। आगे देखते हैं नंबर 17, और नंबर 17 पे वर्ड आ रहा है डिसर्न। अच्छा वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में काफी यूज होता है। अगर आप न्यूज़पेपर्स को रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि डिसर्न वर्ड आपको ऑलरेडी आता होगा, जिसका मतलब होता है देखना। डिसर्न मींस सी करना, नोटिस करना। ओके, आगे देखते हैं नंबर 18 पे प्लोथ्रा। ओके, प्लोथ्रा मींस हो जाता है किसी चीज का अधिकता का होना, एक्सेस में होना, अबंडेंस में होना, अबंडेंस में होना। यस, एक्सेस इज गिवन, एक्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 19, और नंबर 19 पे है पेनेंस। पेनेंस का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना, प्रायश्चित। अगर इसको मैं एज अ वर्ब यूज करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? टू डू पेनेंस,
टू डू पेनेंस, PENANCE, टू डू पेनेंस मीन्स प्रायश्चित करना। किसी ने कोई गलत कार्य किया, कोई पाप किया, उसके बाद उसको लगता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए, ओके, तो हम उसके लिए यूज करते हैं टू डू पेनेंस एज अ वर्ब। तो यहां पर देखिए ऐसा कौन सा नाउन है जो इसके बारे में बता रहा है, तो प्रायश्चित के लिए यहां पर एटोनमेंट वर्ड गिवन है, और उम्मीद करता हूं ये वर्ड भी अब तक आपके माइंड में आ चुका होगा और आप आसानी से इसका इस्तेमाल एग्जाम्स में अगर आता है तो कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20, और नंबर 20 पे आ रहा है अनकुथ। अनकुथ वो व्यक्ति होता है जो बड़ा ही असभ्य होता है। जो व्यक्ति असभ्य होता है उसको हम बूरिश कहते हैं, उसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं, ठीक है, यानी वो सभ्य नहीं है। जो सभ्य नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ड भी अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और 21 नंबर में हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें सिलेक्ट करनी है कुछ ऑप्शंस, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स हैं। जैसा कि लगातार हम क्लासेस करते आ रहे हैं और अक्सर मेरे को यह देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या सोचते हैं बाद में कर लेंगे। तो मैं आज आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं और मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप में से कौन कौन लिखने वाला है, कौन कौन डेडिकेटेड प्लेयर है, आप में से कौन कौन पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ है कि इस बार हमने हर हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो ये आज का पहला सेंटेंस है जो होमवर्क है। आउट ऑफ द 2 वर्ड्स आपको 1 वर्ड फिल करना है, ठीक है, ये रहा आपके साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, द ट्रीज आर बिरीव्ड और बरेफ्ड, जो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला सेंटेंस लगता है, उसको होमवर्क नहीं दूंगा। मैं जानबूझ के होमवर्क दूंगा ताकि आप डिक्शनरी खोलें, यूज करें और उसके अलग अलग मीनिंग्स या यूजेस को भी देख पाएं। यहां पर पेड़ों के बारे में आप लोगों ने कई बार छोटी क्लासेस में पोम्स पढ़ी होंगी जहां पर दिखाया जाता है कि पेड़ जो हैं अपनी पत्तियों से वंचित हो गए, ब्रेफ्ट हो गए, दुख को प्रकट करने के लिए, ठीक है, अगर जैसे कोई व्यक्ति मौन कर रहा है, मातम मना रहा है, उसके लिए हम बीरीव्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं नंबर 23 पे, द सी इज टू स्टॉर्मी फॉर अ बेद और बाथ। अब इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। देखिए कितना आसान सा वर्ड है, यहां बेद लिखा हुआ है, यहां बाथ लिखा हुआ है, यहां बेद लिखा है, यहां बाथ लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में प्लीज अगर आप वाकई में ही पूरी शिद्दत और डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो मैं आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स, ठीक है। इतने सारे बच्चे अगर मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो क्यों ना आंसर किया जाए और देखा जाए कि एग्जैक्टली इस समय आपका क्या लेवल है, ठीक है। अगर आंसर गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेचुरली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस शब्द का यूज कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 24, he was the proceeding from a distance। yes, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, इसको भी मैं आपके लिए ही होमवर्क में दे रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद अभी तक 3 आ चुके हैं, मैंने टारगेट किया था 5 का, लेकिन मैं पहले भूल गया, नहीं तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में से मैं देता, लेकिन मैं उनको करवाता चला आया, राइट। मेरे को बीच में ध्यान नहीं दिया। कई बार क्या होता है कि हम फ्लो में पढ़ाते चले जाते हैं, अचानक से याद आया कि अरे होमवर्क भी तो देना था, आज मैं सोच के आया था, ठीक है। एनीवे अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको देखते हैं कि इसमें क्या है। यस, ये भी बहुत अच्छा चांस की बात है, लास्ट में अच्छे वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो मैं पूरा ईमानदारी से इन आपके कमेंट्स को गो थ्रू करूंगा और आप भी पूरी ईमानदारी से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर्स होंगे, जो भी कमियां रह रही होंगी, ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तो मैं फिर इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप में से कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी एक्सप्लेनेशन सब समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है कि यस ऐसा मटेरियल शेयर भी होना चाहिए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, खुश रहें, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज फिर से मंगलवार के दिन 10 बजे मैं हाजिर हूँ हिमांशु यादव लेकर पॉलिटी के शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके एग्जाम यानी कि एसएससी मेंस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
वही क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने जो लास्ट क्लास शुरू की थी उसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वहां से जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे उन्हीं क्वेश्चन को आगे हम और डिटेल में करने वाले हैं। हर क्वेश्चन का नया तरीका होगा, डिफरेंट टाइप होगा और चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे मिलने वाली, सब कुछ करेंगे क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइटल ही हमने बनाया है जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न पर। ये एक नए पैटर्न पर आधारित आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिएगा, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम यहाँ पे आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, पहला क्वेश्चन है क्या, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो चलिएगा बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ऑप्शन आपके सामने है 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। फटाफट आपको यहां पे आंसर करना है कितने दिन का कार्यकाल होता है। चलिएगा आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 साल, 4 साल, 5 साल ये सब छोड़ेंगे, पहले हम बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कश्मीर के आपके उपराज्यपाल थे, वर्तमान में भारत के क्या हैं, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG। दरअसल ये जो CAG होता है ना, इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आर्टिकल क्या है, आइएगा बात करते हैं डिटेल में। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसका जो आर्टिकल है 148। दूसरी बात, अगर CAG बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता। और यहाँ पे 0 योग्यता दी गई है, कोई योग्यता की जरूरत नहीं अगर आप हमारे देश में CAG बनना चाहते हैं। हाँ, आपके पास फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए, वित्त का ज्ञान होना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो हमारे देश में CAG का क्या होता है, हमारे देश में CAG का अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है भैया, अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महामहिम के द्वारा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा, सर जी क्या कुछ वेतन मिलेगा। यस, वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपया प्रति महीना मिलेगा। तो अगर वेतन मिलेगा तो कितने दिन तक मिलेगा, किस काम के लिए वेतन मिलेगा, आइएगा हम चर्चा करते हैं। वेतन मिलेगा तो कितना वेतन मिलेगा और किस काम के लिए मिलेगा। वेतन अर्थात टाइम कितना होने वाला CAG का मेरे दोस्त, तो CAG का जो टाइम होगा, जो कार्यकाल होगा, वो कितने दिन का होगा, नियुक्ति के बाद से 6 साल तक या मैक्सिमम 65 साल की आयु तक। जैसे 50 साल पे नियुक्ति हुई है तो 50 से 56 साल तक काम करेगा, और अगर नियुक्ति हुई है 62 साल पे तो फिर 62 के बाद 63, 64, 65, 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। इस दौरान इन्हें काम क्या करना पड़ता है, कार्य क्या है, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे। कार्य क्या है, पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूं। कार्य क्या है, हमारे देश में एक होता है संचित निधि। क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड। एक क्या होता है, संचित निधि। एक होती है हमारे देश में आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। कौन होती है, आकस्मिक निधि। एक होता है लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो है पब्लिक अकाउंट लोगों का खाता। दरअसल संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है, 266(1). लोक लेखा निधि का आर्टिकल है 266(2). आकस्मिक निधि का आर्टिकल है 267। इन तीनों खातों में पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, इस बात की जानकारी ऑडिट करना, लेखा बनाने का काम किसका है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ये जो संचित निधि है ना, इसी से हमारे देश के राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति को हमारे क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इसी से हमारा बजट तैयार किया जाता है। हमारे देश की जो इनकम होती है लोगों की, वो इनकम भी इसी अकाउंट में क्या होती है, इनकम टैक्स के रूप में सेव रहती है। ये भारत सरकार की टोटल आय है। इस पर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किस पॉलिसी के लिए दिया गया, उसी पॉलिसी में लगा या नहीं लगा, ये सारी बातों की जानकारी आपके संचित निधि की कौन निकालता है, CAG निकालता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आकस्मिक निधि की, तो आकस्मिक निधि का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड है
प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट के पास कितना रुपया होता है? 500 CR, 500 करोड़ रुपया होता है, जो कि आपातकाल में जरूरत पड़ने पर बिना संसद की, चूंकि पहले समय नहीं पता इमरजेंसी कब आ जाए, तो उस समय पैसा खर्च करने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास ये होता है। और एग्जीक्यूटिव का चीफ कौन होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो कितना होता है? 500 करोड़। इसमें पैसा कहां खर्च हुआ है? जैसे मान लीजिएगा कि भारत के उत्तराखंड में कोई आपदा आ गई, तो पैसा उत्तराखंड में ही खर्च हुआ है, ऐसा तो नहीं कि पंजाब में खर्च हो गया। इस चीज को चेक करने का काम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जैसे लोक लेखा निधि है, हम सबके अकाउंट जो भारत सरकार के अधीन होते हैं, उन सब में भी पैसा कहां से आया, कैसे आया, कितना आया, जो सरकारी कंपनियां, धेल, गेल, बेल, NTPC, ONGC, इनकी इनकम, इनका जो खाता बही है, वो चेक करने का काम CAG का ही होता है। CAG करता क्या है? दरअसल इसका कार्य कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो वर्क है, भूतलक्षी कार्य, अर्थात पहले खर्चा हो जाता है, उस खर्चे को चेक करने का काम किसका होता है? CAG का। तो नियंत्रक खर्च रोक ले तो नियंत्रक, लेकिन ये खर्च रोक नहीं पाता, खर्च होने के बाद चेक करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये नियंत्रण का काम नहीं करता। नाम में भले ही इसके नियंत्रक लिखा हुआ है, अर्थात ये मिसनॉमर है, नाम के अनुरूप काम ना करने वाली संस्था है, इसे कहते हैं नाम के अनुरूप काम ना करने वाला। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने इसके लिए क्या कहा है कि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है CAG। चलें अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं, और संसद में एक समिति बनाई जाती, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, वह इसकी रिपोर्ट को चेक करती है। इसीलिए CAG की बहन जुड़वा कही जाती है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आई होप आपको चीजें बेहतर लगी होंगी थोड़ी बहुत। बाकी का हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? GV मावलंकर। ये कौन थे? हमारे देश में, एक मिनट यार, हमारे देश में लोकसभा के पहले स्पीकर थे। T स्वामीनाथन, K सुंदरम का कोई मतलब नहीं। दरअसल सही आंसर क्या है? SK सेन, सुकुमार सेन। ये हमारे देश के पहले कौन थे? निर्वाचन अधिकारी थे। अगर हम बात करें निर्वाचन की, मुख्य चुनाव की, तो दरअसल आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग के बारे में डिटेल दिया गया है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो हमारे देश के सभी दलों को राजनीतिक मान्यता प्रदान करना, क्षेत्रीय मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव आयोजित करवाना, उपचुनाव आयोजित करवाने का काम चुनाव आयोग का ही होता है। चुनाव संहिता तैयार करने का काम भी चुनाव अधिकारियों का होता है। शुरुआत में ये 1 सदस्य था, फिर कुछ दिन तक ये 3 सदस्य रहा, फिर बीच में 1 सदस्य हुआ, वर्तमान में भी ये 3 सदस्यीय चुनाव हमारा जो अधिकारी है तो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, अर्थात 2.5 लाख रुपया हो जाती है। कार्यकाल कितने दिन का रहेगा? 6 साल या 65 वर्ष, जैसे CAG का है उसी प्रकार इनका भी कार्यकाल होने वाला है। तो सही आंसर क्या था? सुकुमार सेन यहाँ पे सही आंसर। इस चुनाव के बारे में अगले क्वेश्चन पे बहुत शानदार जानकारी दी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दरअसल भारत में जो पहला, हम आज़ाद कब हुए? 1947 में आज़ाद हुए, संविधान 1950 में लागू हुआ, और उसे चुनाव के लिए 1951 में घोषणा की गई कि चुनाव हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से चुनाव हमारा आयोजित किया जाएगा। पूरे देश में बहुत सारी जनसंख्या थी, कई लाख लोहे की पेटियां बनानी पड़ी, बैलेट पेपर बनाने पड़े, बैलेट पेपर में सबके लिए वोटिंग की व्यवस्था, मोहर लगाने की व्यवस्था, इंक की व्यवस्था, सब कुछ की गई। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, जिसमें महिलाओं को भी वोटिंग का एक साथ ही अधिकार दे दिया गया था। पढ़े लिखे लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको दोनों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। बस एज रखी गई 21 साल। अभी एज कितनी है? 18 साल। पहले कितनी थी? पहले एज हुआ करती थी 21 साल। फिर इसके बाद एज कितनी हो गई? 18 साल। कब हुई? 61
61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई। तो भारत में प्रथम जो चुनाव हुए कब हुए थे? 51 और 52 में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए 1951 और 52 में। लोकतंत्र का पर्व है। पहली बार अक्टूबर 1951 को भारत के पहले चुनाव का पहला वोट डाला गया। हाल ही में आपका निधन हुआ जिन्होंने वोट डाला था, शायद उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के थे। 489 सीटों पर 53 पार्टियों के करीब 1874 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 364 सीट जीतकर कांग्रेस पहली पार्टी सबसे बड़ी बनी थी। भाकपा दूसरे नंबर पर थी, जो कि पहला चुनाव हुआ। मई में फिर जाके इसकी बैठकें क्या हो जाती? लोकसभा की शुरू हो जाती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होता है। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं चुनाव के बाद? पंडित जी जवाहर लाल जी नेहरू। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी काम करती है? दरअसल अगर हम अपने देश में पंचायत की बात करें तो ये जो पंचायत होती है, दरअसल पंचायत का सिस्टम ये है कि हमारे देश में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में पंचायतों की शुरुआत की गई, नगर पंचायत की शुरुआत की गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई और इसी को लागू करने के लिए 1992 में 2 संशोधन किए गए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां आपका संबंधित था जो है ग्राम पंचायत से और 74वां आपका था नगर पंचायत से संबंधित। ये हमारे थे। इसे लागू करने के लिए जब संविधान की डीपीएसपी में आर्टिकल 40 था तो उसे लागू करने के लिए दरअसल एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, और इनकी सिफारिश पर 1959 को 2 तारीख अक्टूबर के महीने से शुरू किया गया था। नागौर में पहली ग्राम पंचायत हुई थी। ये जो इन्होंने सिफारिश की थी, सिफारिश इन्होंने 3 स्तर की थी। उसमें से एक इन्होंने बताया ग्राम स्तर का, एक इन्होंने बताया ब्लॉक स्तर का और एक इन्होंने बताया जिला स्तर का। जिला को हम क्या कहते हैं? जनपद भी कहते हैं। तो जनपद पंचायत किस स्तर पर काम करती है? गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, किस लेवल पर काम करती है? तो नो डाउट ग्राम पंचायत में जो ग्राम है वो गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला पंचायत जनपद के स्तर पर काम करती है। तो किस स्तर पर काम करती है? जिला लेवल पर ये पूरे जिले के लिए काम करती है, जिसका नाम है जिला पंचायत। चलते हैं, जिले का हो गया ये, और चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? दरअसल यहां पे क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति के लिए आर्टिकल आप 246 पढ़ सकते हैं या फिर अनुसूची नंबर 7 पढ़ सकते हैं, जहां पे केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट की चर्चा है। सभी के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि एजुकेशन पे कौन कानून बनाएगा, रेलवे पे कौन कानून बनाएगा, सब डिवाइड कर दिया गया था। तो बीचों बीच विधायी शक्ति के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? जब हम किसी पावर को एक व्यक्ति के पास कहते हैं तो उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जब हम शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो उसे हम संसदीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे देश में कौन सा सिस्टम लागू है? संसदीय शामिल है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े पावर केंद्र सरकार के पास चले जाएं, कुछ पावर राज्यों के पास आ जाए, लेकिन राज्यों में भी नियुक्ति किसके पास रहे? केंद्र सरकार के पास रहे। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे कनाडा में फेडरल सिस्टम लागू है, भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम कह सकते हैं, अर्धसंघीय प्रणाली लागू मान सकते हैं। अध्यक्षी ये आपकी यूएसए में लागू है। लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेसी, ये कहां लागू है? ये इंडिया में लागू है। तो लोकतंत्र का मतलब चुनाव से है कि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका चुनाव करवाया जाएगा, चुनाव के माध्यम से होगा। नो डाउट अध्यक्षीय प्रणाली में भी लोकतांत्रिक होता है। तो दरअसल जब हम पावर को डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो सही आंसर आपका हो जाता है वो क्या हो जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। संघीय तब होता जब हम यहाँ पे अर्धसंघीय लिखा होता तो भारत में जरूर अर्धसंघीय हो जाता, क्वासी फेडरल हो जाता, लेकिन यहाँ केवल संघीय लिखा है जो कि आपके कनाडा में हो जाता है। संसदीय वाली प्रणाली जहाँ पे हम चीज़ों का डिवाइड करते हैं
जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, जैसे कि विधानसभा राज्य के लिए और केंद्र के लिए लोकसभा। चलते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? राष्ट्रपति एवं एकात्मक। अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रपति एवं एकात्मक, ये आपका यूएसए में है। संसदीय एवं संघीय, ये इसमें संघीय में आधा संघीय मान लीजिएगा, आधा संसदीय मान लीजिएगा, तो ये वाला तो भारत में आपका लगने वाला है। राष्ट्रपति एवं संघीय ये आपके कनाडा में लग जाएगा और यूएसए में भी आधा आधा लग जाएगा। संसदीय एवं एकात्मक मतलब कुछ संसद के पास और कुछ एकात्मक, तो एकात्मक नहीं है, सारी पावर एक आदमी के पास नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय एवं संघीय प्रणाली। ये क्वेश्चन थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट बेस हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को और फिर वहाँ पे बहुत से शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जानदार क्वेश्चन करेंगे। मुझे दीजिएगा आज्ञा। आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।